नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कल गुरुवार को दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान मिशन 400 पार के नारे पर मंथन किया गया और कहा जा रहा है कि आज या कल शनिवार तक बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 10 मार्च से पहले 300 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को बीजेपी के कोर ग्रुप की भी बैठक हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। असम कांग्रेस को कल गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसकी जानकारी असम सरकार में मंत्री पी हजारिका ने एक्स के जरिए दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी आज बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले असम कांग्रेस के एक अन्य कार्यकारी अध्यक्ष कामलख्यापुर कायस्थ ने भी हमारी डबल इंजन सरकार का समर्थन किया था। हजारिका ने कहा कि असम कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने कल बुधवार को दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की। इस दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने वाले रेट माइनर वकील हसन का घर भी ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के कुछ घंटों बाद प्राधिकरण ने हसन के परिवार को अस्थायी आवास मुहैया कराने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसन का कहना है कि डीडीए ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था। वह यहाँ 11-12 सालों से रह रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो कोई नौकरी चाहिए और ना ही कोई सरकारी मदद, केवल जहाँ घर था वहाँ दोबारा बनाकर दिया जाए। उनकी सरकार से केवल घर बनाने की मांग है। खबरों के मुताबिक वे गुरुवार को घर बनाने की मांग को लेकर परिवार के साथ अनशन पर बैठ गए। वहीं इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में डीडीए के डेमोलिशन ड्राइव को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने कल गुरुवार को मांग की है कि उन सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराए जाएं, जिनके घरों पर पिछले 1 साल में केंद्रीय एजेंसियों ने बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्त करने का काम किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों और निकायों टीडीए, एएसआई और रेलवे ने गरीब लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उनको बेघर किया है। आतिशी ने कहा कि हम मांग करते हैं कि जिन अन्य लोगों ने इस तरह के डेमोलिशन ड्राइव के दौरान अपना आशियाना खोया है, उन सभी को भी पीएम आवास योजना के तहत घर मुहैया करवाया जाना चाहिए। इसके साथ इन्होंने रेट माइनर वकील हसन को घर देने के आश्वासन के कदम का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव के बाद सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि इस चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी, जबकि माना जा रहा था कि इस चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस की जीत पक्की है क्योंकि उसके पास संख्या बल मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि असंतोष तो कांग्रेस में था। 40 सीट जीतकर कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को उसके 34 विधायकों ने ही समर्थन किया। 6 का अंतर तो है ना, तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर असंतोष है। इसमें बीजेपी क्या करे। हिमाचल में हाल ही में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने धनबल और दबाव से इन 6 विधायकों को तोड़ा। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप कड़ी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हिमाचल में भाजपा का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से विफल रहा है। कांग्रेस के पर्यवेक्षकों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही समय पर सही फैसले लेकर सरकार को बचा लिया। भाजपा कितना भी कहे कि हम इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अगर विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा में पंचकुला भेजा जाए या कहीं और भी भेजा जाए तो ये साफ दिखाता है कि ये भाजपा की लोकतांत्रिक तरह से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि बताइए राम रहीम की तरह और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई। बता दें कि अदालत पहले भी हरियाणा सरकार को इसी तरह फटकार लगा चुकी है और कल गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल ना दी जाए।
वहीं राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है और हाईकोर्ट ने इसी दिन राम रहीम को सरेंडर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम को अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप का दोषी पाए जाने के मामले में 20 साल की जेल की सजा हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की एक टीम 3 दिवसीय दौरे पर कल गुरुवार को लखनऊ पहुंची। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद ने एएनआई से कहा कि चुनाव आयोग के निमंत्रण पर आज मैंने पीएल पूनिया और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपनी चिंताएं उनके सामने रखीं। उन्होंने कहा कि यह शिकायत रहती है कि चुनाव के दिन प्रशासन ऐसे हालात पैदा कर देता है कि पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो कॉपी हमें मिले उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की टाइमिंग ऐसे समय पर चुनी जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था और पूरा देश राम भक्ति में सराबोर था। राहुल गांधी ने उस समय असम आने का फैसला किया, जिससे सभी राम भक्तों की भावना आहत हुई और वो नाराज हो गए। इसलिए यात्रा निकालने का उनका यह उचित समय नहीं था। लोग राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करने की उनकी खबरें पहले न्यूज़पेपर और टीवी में सुन रहे थे, लेकिन जब लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्हें असम की सड़कों पर देखा तो लोगों को बुरा लगा। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि उस दिन कम से कम असम में कांग्रेस की पतन यात्रा शुरू हो गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस यात्रा को ऐसे टाइम पर निकाला गया जिससे बीजेपी को बिग बूस्ट मिला है। भारत की पहली चिप फैक्ट्री को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल गुरुवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने देश में पहला सेमीकंडक्टर फैब बनाने का अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पहला सेमीकंडक्टर फैब को टाटा और ताइवान की पावर चिप कंपनी मिलकर धुलेरा विशेष औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करेंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस फैक्ट्री में सालाना 300 करोड़ रुपए की चिप का निर्माण होगा। यह चिप 8 क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करेंगी, जिनमें शामिल है हाई पावर कंप्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। उन्होंने कहा कि यह देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अहम कदम है। गजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच उत्तरी गजा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी गजा में कम से कम 104 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब भोजन के लिए बेताब लोग पश्चिमी गजा शहर में नए आए सहायता ट्रकों के पास इकट्ठा हो गए और इसी दौरान इजरायली बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे अराजकता फैल गई और कई पीड़ितों ने ट्रकों से कुचलकर अपनी जान गंवा दी। यह जानकारी CNN ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के हवाले से दी है। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों की सूचना देते हुए कहा कि दुर्घटना के दौरान 104 लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में खाद्य सहायता स्थल पर हुई विनाशकारी घटना की कड़ी निंदा की है। गजा से हाल ही में सामने आई दर्दनाक घटना का इजराइल ने अलग ही रुख पेश किया है। गुरुवार को एक ब्रीफिंग के दौरान इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि वे मरने वालों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते और सहायता ट्रकों से जुड़ी 2 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया। इजरायली प्रवक्ता के अनुसार पहली घटना में ट्रक उत्तर की ओर गए और भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान कुछ लोग कुचल गए। इसके बाद प्रवक्ता ने दावा किया कि फिलिस्तीनियों के एक समूह ने इजरायली बलों से संपर्क किया, जिन्होंने कथित तौर पर उन पर गोलियां चला दी। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोर देकर कहा कि मैं इसे दोहराना चाहता हूं, सहायता काफिले की ओर कोई IDF हमला नहीं किया गया था। इसके विपरीत IDF वहां मानवीय अभियान चला रहा था। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से कम 43 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कल गुरुवार को राजधानी ढाका में रात के 10 बजे एक रेस्टोरेंट में आग लग गई और यह तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। इस दौरान दर्जनों लोग इसमें फंस गए। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार बाद में आग पर काबू पा लिया गया और आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। फ्रांस के एक फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा के डोपिंग मामले में दोषी पाए जाने पर उन पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पाबंदी उस तारीख से लागू होगी जिस दिन वह डोपिंग टेस्ट में फेल हुए थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 वर्षीय पॉल पोग्बा की बीते साल 20 अगस्त को जांच की गई थी, जिसके बाद उन्हें सितंबर में अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था और एंटी डोपिंग प्रोसिक्यूटर के कार्यालय ने पोग्बा पर 4 साल की पाबंदी लगाने का आग्रह किया था। वहीं पोग्बा की ओर से कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने कोई प्रतिबंधित पदार्थ लिया है तो ऐसा अनजाने में हुआ होगा। इसके अलावा बताया गया है कि पोग्बा इटली के नेशनल एंटी डोपिंग ट्राइब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। स्टॉक मार्केट आज शुक्रवार 1 मार्च को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,100 के पास कारोबार कर रहा है तो वहीं सेंसेक्स 400 अंक उछलकर 72,900 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 195 अंक उछलकर 72,500 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 387 अंक चढ़कर 46,508 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।